नमस्कार, स्वागत है आपका एसक्यूएल एनपीएस स्क्यूएल विद शंभू कुमार में। और आज हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि प्रोसीजर को समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक वो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जब भी आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो फ्रीक्वेंटली प्रोसीजर पर और फंक्शन पर, पैकेज पर, डेटाबेस ट्रिगर पर आपको काम करना होगा। तो प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में बहुत सारे बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं, बहुत सारे कोड लिखने होते हैं आपको, इफ़ एल्स कंडीशंस, फॉर लूप, और बहुत सारे ऐसे डीएमएल ऑपरेशंस लिखने होते हैं। और उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना होता है, और उस प्रोसीजर की जो नाम है, उसको जावा एप्लीकेशंस या डॉट नेट एप्लीकेशंस, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को देना होता है, जहाँ से वो एग्जीक्यूट करते हैं। और जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके जो बिजनेस लॉजिक है उस प्रोसीजर में लिखी हुई है वो फायर होती है। जब वो फायर होती है तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल में डीएमएल ऑपरेशन से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो प्रोसीजर का एक और एग्जांपल समझते हैं विद द रिक्वायर। पास एक इम्प्लाई टेबल है। इस इम्प्लाई टेबल में कुछ कॉलम है, एम्प्लाई नंबर है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, इस तरह के कुछ कॉलम्स हैं। तो मेरा रिक्वायरमेंट सिंपल है कि यूज़र रन टाइम पर कोई इम्प्लाई नंबर पास करेगा। अगर वो इम्प्लाई नंबर इम्प्लाई टेबल के इम्प्लाई नंबर से उसकी वैल्यू मैच हो जाएगी तो सैलरी, उस इम्प्लाई नंबर की सैलरी को वो 100 रुपीज़ से इंक्रीमेंट कर देगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक। अगर यूज़र ने रन टाइम पर एज ए इम्प्लाई नंबर 7499 पास किया, फॉर एग्जाम्पल 7499 पास किया, तो अभी सैलरी जितनी है 1700, तो इसकी सैलरी बढ़कर 100 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि अपडेट हो जाएगा 1800 के साथ। इट्स अ सिंपल रिक्वायरमेंट। अभी 1700 है, अपडेट होकर 1800 हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट। उसी प्रोसीजर में एक दूसरा केस लेते हैं कि यूजर रन टाइम पर एज अ इम्प्लाई नंबर वैल्यू पास किया। अगर वो वैल्यू इम्प्लाई टेबल के इम्प्लाई नंबर से मैच ही नहीं कर रही है, वो वैल्यू है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेगा? उस केस में नए टेबल में इंसर्ट हो जाएगा वो जो नया वैल्यू पास किया है एज ए इम्प्लाई नंबर। वो इम्प्लाई नंबर एक नए टेबल में जाकर इंसर्ट हो जाएगा। वो इम्प्लाई नंबर इंसर्ट हो जाएगा विद दैट करेंट डेट एंड रिमार्क्स। तीन वैल्यू इंसर्ट होगा, तीन कॉलम। जो नए वाला जो टेबल में इंसर्ट होगा उसमें तीन कॉलम होगा, इम्प्लाई नंबर, करेंट डेट एंड रिमार्क्स। और इम्प्लाई नंबर तो पास होगा ही पास होगा, और करेंट डेट की जगह पर आज का डेट चला जाएगा, और रिमार्क्स की जगह पर एक अच्छा सा रिमार्क्स लिख देंगे। दैट्स द रिक्वायरमेंट। आइए अब इस रिक्वायरमेंट को हम लोग कोड में, प्रोसीजर में कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। ये मैंने एक क्रिएट प्रोसीजर किया, प्रोसीजर क्रिएट प्रोसीजर लिख दिया। मैंने किया एक प्रोसीजर का नाम लिखा क्रॉस चेक, क्रॉस चेक इम्प्लाई नंबर। एक प्रोसीजर का नाम लिख दिया जिसमें एज ए इनपुट पैरामीटर मैंने इम्प्लाई नंबर लिया, क्योंकि यूजर रन टाइम पर एज ए इनपुट पैरामीटर पास करेगा। तो इसलिए मैंने इनपुट पैरामीटर में पी अंडरस्कोर इम्प्लाई नंबर ले लिया, इन नंबर कर दिया। ओके। और अगर इम्प्लाई नंबर मैच कर गया तो उसकी सैलरी भी तो हमें अपडेट करनी है। तो सैलरी अपडेट कब करेंगे? जब सैलरी को फेच करेंगे। तो फेच करने के लिए हमने एक आउट पैरामीटर ले लिया, ओ अंडर सैलरी एज ए आउट पैरामीटर, और ये नंबर कर दिया। एज किया, बिगिन किया हमने, नल कर दिया और इंड कर दिया। ओके। पहले इतना चला लेते हैं। राइट, ये कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होने के बाद इसमें कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए मैंने सबसे पहले जो यूज़र इनपुट पैरामीटर देगा वो चेक करूँगा कि इम्प्लाई टेबल में वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। चेक करने के लिए सबसे सिंपल लॉजिक, सेलेक्ट करूँगा काउंट स्टार इनटू, एक वेरिएबल ले लूँगा। इस कोड को मैं समझाऊँगा, पहले लिख लेता हूँ। नंबर सेलेक्ट काउंट स्टार इनटू वी अंडरस्कोर काउंट,
from implied table where imply number equal to p underscore imply number। इस कोड को पढ़ने के बाद आप क्या समझ पा रहे हैं? इस कोड को पढ़ने के बाद समझ में ये आता है कि जो रन टाइम पर इम्प्लाई नंबर पास करेगा वो इसमें आएगा। ये जो है, ये इम्प्लाई टेबल में जो पास किया है वो ढूंढेगा इम्प्लाई टेबल में वो उस इम्प्लाई नंबर है कि नहीं। अगर वो इम्प्लाई नंबर है तो काउंट स्टार में उसका रिकॉर्ड काउंट करेगा और वी काउंट में डाल देगा। ओके, यानी कि वी काउंट अगर मैच कर गया तो वी काउंट में कोई ना कोई नंबर आएगा। क्योंकि एक ही इम्प्लाई नंबर पास करेगा तो वी काउंट में एक ही आएगा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड काउंट स्टार में जब वो काउंट करेगा तो एक ही रिकॉर्ड काउंट करेगा तो एक आएगा रिकॉर्ड और वो वी काउंट में पास कर देगा। राइट, कंडीशंस ये कर रही है कि इम्प्लाई नंबर अगर मैच कर गया पी अंडरस्कोर इम्प्लाई नंबर में इम्प्लाई टेबल से तो वो काउंट करेगा फंक्शन के थ्रू और काउंट करके वी काउंट में डाल देगा। am I राइट? पहले इस कोड को चलाते हैं, कंपाइल करते हैं। नेम इज ऑलरेडी गुड, पहले मैंने तुरंत अभी क्रिएट किया था, इसलिए हमें अपने ही प्रोसीजर को रिप्लेस करना होगा। इनकाउंटर बिगिन, यहाँ पर सेमी कोलन छूट गया है। वी काउंट स्टोर करने के लिए होता है, काउंट जो स्टार है उसकी वैल्यू को। प्रोसीजर कंपाइल हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर है, पहले पॉजिटिव केस लेते हैं, अगर है तो अपडेट करना है सैलरी को। अपडेट करने के लिए सबसे पहले सैलरी को फेच करना पड़ेगा, और उससे पहले ये तो हम मुझे पता है कि है या नहीं है, लेकिन प्रोग्राम तो लिखना पड़ेगा चेक करने के लिए, इसलिए इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर वी काउंट में कोई ना कोई नंबर आ गया, नंबर का मतलब जीरो से बड़ा, तभी तो नंबर आएगा। जीरो से बड़ा हो देन देन क्या करें, उसी तरह हम फेच कर देंगे किसको, सैलरी को। इनटू कहाँ फेच करेंगे, मैंने आउट पैरामीटर ले लिया है, ले रखा है, आउट पैरामीटर में फेच कर देंगे। ओके, फ्रॉम ईएमपी से वेयर, कौन से सैलरी को फेच करेगा, जो सैलरी रन टाइम पर पास होगा और जो ईएमपी टेबल में है, वो दोनों मैच करेगा तो सैलरी फेच हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अननेसेसरी ये सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना सही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले चेक तो करें कि वो इम्प्लाइड नंबर जो पास करेगा वो इम्प्लाइड टेबल में है भी कि नहीं। अगर है तो इफ कंडीशंस में जाकर वो सैलरी फेच करेगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पर नहीं है तो डबल सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाने का मतलब ही नहीं बनता है। am I राइट? इसलिए मैं यहाँ पर उस सेलेक्ट स्टेटमेंट को नहीं लिखा, इफ कंडीशंस में लिखा कि अगर वो कंडीशन ट्रू रहे, अगर अगर रिकॉर्ड है तभी वो सैलरी फेच करे। फेच कर लिया, फेच करने के बाद सबसे पहले इसको चलाएंगे, कंपाइल करेंगे, फिर अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। इनकाउंटर द सिंबल, सेलेक्ट काउंट, ओके, सेलेक्ट, ओके। इफ का इंडिफ लिखना जरूरी है, हमने इफ चालू किया तो उसका इंडिफ लिखते हैं हम यहाँ पर। ओके, ये प्रोसीजर कंपाइल हो गया। अब क्या करना है, सैलरी तो फेच हो गई, सैलरी केवल फेच ही नहीं करना है, हमें सैलरी को इंक्रीमेंट करना है 100 रुपीज़ से। तो अपडेट करेंगे, हमने सैलरी को सेट करेंगे सैलरी इक्वल टू जो हमने आउट पैरामीटर में सैलरी स्टोर किया है उसको 100 रुपीज़ से इंक्रीमेंट कर देंगे। और किसको इंक्रीमेंट करेंगे, जिसका जिसका इम्प्लाई नंबर और जो यूज़र रन टाइम पर पास करेगा उसी इम्प्लाई नंबर की सैलरी केवल इंक्रीमेंट होगी। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं। बीच बीच में कंपाइल करते रहिए ताकि पता चलेगा कि एरर कहाँ आ रही है। टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अपडेट लिखा मैंने, मेरा टेबल का नाम ईएमपी है तो अपडेट कर दिया ईएमपी को। am I राइट? प्रोसीजर क्रिएटेड हो गई। ओके, अब ये केस, एक केस हैंडल हो गया। ये केस हैंडल हो गया कि अगर इम्प्लाई नंबर है तो सैलरी फेच करेगा यहाँ से।
फेच करने के बाद अपडेट करेगा। अगर इम्प्लाई नंबर नहीं है तो काउंट स्टार में जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो काउंट जीरो होगा, काउंट जीरो होगा तो वी काउंट में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब जीरो आएगा तो ये मैच कंडीशन नहीं करेगा, क्योंकि ये मैच तभी करेगा जब यह जीरो से बड़ा होगा। वी काउंट में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो तो जीरो है तो जीरो बड़ा नहीं है जीरो से, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो सीधे एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू जो नए वाले टेबल है उसमें डालना है मुझे रिकॉर्ड्स। कौन कौन से रिकॉर्ड्स डालने हैं, क्या आपको पता है कौन कौन सा रिकॉर्ड्स डालने हैं, बताइए। हमें डालना है एम्प्लाई नंबर, एम्प्लाई नंबर, और क्या डालना है हमें, हमें डालना है कर डेट, इसका मतलब करेंट डेट। और क्या डालना है हमें, और हमें डालना है रिमार्क्स, रिमार्क्स 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 डालने हैं। ओके। और जिसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, पी इम्प्लाई नंबर। पी इम्प्लाई नंबर में कौन सा वैल्यू डालेंगे बताइए। जी हाँ, जो यूजर रन टाइम पर एज ए इम्प्लाई नंबर पास करेगा वही तो हम इंसर्ट करेंगे, वहीं तो एल्स में आएगा कि ये जो है इम्प्लाई नंबर है ही नहीं इम्प्लाई टेबल में। तभी तो वो नए नए टेबल बनाकर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो वही वैल्यू पास करेंगे जो रन टाइम पर यूजर एज अ इम्प्लाई नंबर पास करेगा, इनपुट देगा। करेंट डेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिस डेट लिख सकते हैं, आज का डेट। और रिमार्क्स में एक हार्ट कोडेड कर देते हैं, दिस इज दिस इम्प्लाई नंबर is not match with implied table। इस तरह से हमने लिख लिया। ओके, और उसके बाद हमने कमिट कर दिया। ओके। अब मैं इस पूरे कोड को एक बार कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के बाद ही आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने कोड को। यहाँ पर आया इंड इज सिंथेटिकल वैलिड। ओके। यहाँ पर इंसर्ट इनटू कर दिया मैंने, सेमीकोलन यहाँ पर लगाना है, और मैंने कर दिया फिर से कंपाइल, और यहाँ प्रोसीजर क्रिएट हो गया। ठीक है, ये प्रोसीजर क्रिएट हो गया और दोनों जो केस है वो हैंडल हो गए। मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि अगर इम्प्लाई नंबर मैच कर गया तो सैलरी को अपडेट कर दे, मैच नहीं किया तो नए टेबल में इंसर्ट कर दे। ओके। अब इस प्रोसीजर को रन एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने का स्क्रिप्ट ये है, डिक्लेयर बिगिन इंड लिख देंगे। अब इस बिगिन में हम लोग रन जो प्रोसीजर का नाम है वो देंगे, और वो सारे पैरामीटर पास करेंगे जो हमें रन टाइम पर जो पैरामीटर हमने कंपाइल टाइम पर दिया है वही सारे पैरामीटर की वैल्यू हम रन टाइम पर भी पास करेंगे। तो पी इम्प्लाई नंबर में मान लीजिए कि पहला पॉजिटिव केस लिखते हैं 7499। मुझे पता है कि 7499 का रिकॉर्ड्स है, तो सबसे पहले पॉजिटिव केस करके देखते हैं कि उसका सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। 7499 का अभी है फिलहाल में 1700 इसकी सैलरी है। अब 1800 हो जाना चाहिए। और एक और पैरामीटर है ओ अंडरस्कोर सेल। तो इस और पैरामीटर को लिखने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं वी अंडरस्कोर सेल, जो कि नंबर डेटा टाइप है, जिसमें वैल्यू सैलरी की आएगी, और यही जो है इंक्रीमेंट करेगा सैलरी को। एम आई राइट। दो पैरामीटर हमने कंपाइल टाइम पर दिया था, रन टाइम पर भी मैंने दो पैरामीटर दे दिया। ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये जैसे ही रन करते हैं स्टेटमेंट प्रोसीड हो गया। अब इम्प्लाइड टेबल में चेक करते हैं कि 7499 का पहले 1700 था, अब 1800 हो गया। एम आई राइट। अब पहला केस तो सॉल्व हो गया, दूसरा केस में चलते हैं। दूसरा केस ये कर रहा है कि रेंडमली एज ए इम्प्लाई नंबर इनपुट पास करेगा। अगर वो इम्प्लाई नंबर मैच ही नहीं कर रहा है इम्प्लाई टेबल के इम्प्लाई नंबर से, तो उस केस में एक जो नया टेबल है उसमें जो है इंसर्ट कर देगा। अब नए टेबल में एक ही रिकॉर्ड है मेरे पास, वो भी 101। अब मैं रेंडमली पास कर रहा हूँ
कोई सा भी नंबर पास कर देते हैं, 777 पास कर देते हैं, 777 कुछ भी नंबर पास कर सकते हैं। मैं 777 पास कर रहा हूँ। और ये जो 777 है, जो नए टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो नया जो एम्प्लाई नंबर है जो यूजर पास कर रहा है, या एम्प्लाई नंबर, ये जो 777 है एम्प्लाई टेबल में नहीं है। अगर नहीं है तो उस कंडीशंस में नए टेबल में इंसर्ट कर जाए। और क्या कर जाए, नए टेबल में इंसर्ट करने के साथ साथ जो करेंट डेट है और जो रिमार्क्स लिखे हैं वो भी हमारा आ जाए। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर EMP अनमैच रिमार्क्स एक्चुअल 38। ओके, हमने क्या किया कि ये जो रिमार्क्स है, रिमार्क्स का जो लेंथ है, रिमार्क्स का लेंथ हमने 20 दिया, और 20 से ज़्यादा हमने यहाँ पर इसकी कैरेक्टर ये स्ट्रिंग पास कर दी। तो इसलिए ये दे रहा है कि रिमार्क्स एक्चुअल 38। अभी जो स्ट्रिंग पास की है इसकी जो लेंथ है 38 है, और जो मैक्सिमम है वो 20 है। तो इसको 20 की तरह लिख देते हैं। इम्प्लाई नंबर इज नॉट मैच बस लिख देते हैं। इम्प्लाई नंबर इज नॉट मैच बस लिख देते हैं। अब फिर चूंकि हमने मॉडिफाई किया किसको, प्रोसीजर को, इसलिए इसको कंपाइल करना जरूरी होगा। नए कोड के साथ आ जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। चेक करते हैं, स्टेटमेंट प्रोसेस हो गया। अब चेक करते हैं नए टेबल में तो क्या 777 आया है। जी हाँ, 777 आया है। 777 के साथ आ गया जो हमने रिमार्क्स देखा था, इम्प्लाई नंबर इज नॉट मैच, और उसके साथ आज का करेंट डेट भी आया है 777 के साथ। तो इस तरह से आप इजली प्रोग्राम लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट समझकर और रिक्वायरमेंट को गैदर करके उसको कैसे PSQL कोड में लिखना है या इजी तरीके से लिख सकते हैं, और छोटे छोटे चीज़ों में समझकर कैसे हैंडल कर कर लिख सकते हैं। होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोसीजर में कैसे हम लोग DML ऑपरेशन लिखते हैं, और प्रोसीजर में कैसे हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट से को फेच करके कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे रिक्वायरमेंट को हैंडल करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक की नमस्कार।